Hello and welcome to my channel। क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज़ में हम ऑलरेडी 2 वीडियोस देख चुके हैं जिसमें हमने रियल नंबर्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की शुरुआत की थी। आज हम इसी सीरीज़ में तीसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। उस इस उस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 पूरी कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। उससे पहले हमें कुछ कंसेप्ट समझने होंगे और कुछ एग्जांपल्स हमें देखने होंगे। सबसे पहले एक कंसेप्ट है, एक थ्योरम जिसे हम कह सकते हैं। वो थ्योरम ये है कि अगर p एक प्राइम नंबर है और p डिवाइड्स ए स्क्वायर, दैट p डिवाइड्स ए, वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर। इसका एक बेसिक सा मतलब ये है कि अगर कोई p प्राइम नंबर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, जो कि ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। इसी थ्योरम की हेल्प से हम इस चैप्टर में आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया है। प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। अब इरेशनल नंबर क्या होता है ये हमें पता है, जिसे पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि रूट थ्री इज रैशनल नंबर, इज रैशनल। ये हमने अज्यूम किया है कि रूट थ्री एक रेशनल नंबर है। तो अगर रूट थ्री एक रेशनल नंबर है तो रूट थ्री को ए बाई बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें ए बी जो है कोप्राइम से और डिनोमिनेटर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ए बी दो इंटीजर हैं जो कि कोप्राइम से, कोप्राइम नंबर हमें पता है क्या होता है। कोप्राइम मतलब ये होता है कि इन दोनों का, ए और बी का, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसा हमने भी मान लिया, ए और बी को हमने कोप्राइम माना है और वन के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर हम इसे इस तरह से अरेंज करें कि b को हम इधर ले जाएं, b इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू ए, और दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पर रूट थ्री का स्क्वायर पहले लिख देते हैं थ्री, और b का स्क्वायर बी स्क्वायर, और a का स्क्वायर जो है ए स्क्वायर होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इतना करने के बाद में हम देखते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई थ्री यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ए स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो ए भी उसी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। यानी कि यहाँ पे ये बात पता चलती है कि ए स्क्वायर और ए थ्री से डिवाइड हो रहे हैं। यानी कि हम ए को थ्री का एक मल्टीपल लिख सकते हैं, ए को थ्री का मल्टीपल लिखा जा सकता है, क्योंकि ए स्क्वायर ए दोनों थ्री से डिवाइड हो रहे हैं। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री के का स्क्वायर और थ्री इधर आ रहा है। अगर वापस से हम इसे सोल्व करें तो थ्री का स्क्वायर नाइन, के स्क्वायर नीचे थ्री, थ्री टाइम्स कट जाएगा। अगर हम यहाँ पे फिर से देखें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री के स्क्वायर आ रहा है। अगर इसे और सिंप्लीफाई किया जाए तो बी स्क्वायर बाई थ्री इज इक्वल टू के स्क्वायर, और यहाँ पे भी ये प्रूव हो चुका है कि बी स्क्वायर थ्री से डिवाइड हो रहा है। जब बी स्क्वायर भी थ्री से डिवाइड हो रहा है तो बी भी, बी स्क्वायर एंड बी आर डिविजिबल बाय थ्री। सिमिलरली ऊपर हमने यहाँ पे देख लिया कि ए स्क्वायर एंड ए आर डिविजिबल बाय थ्री। जब दोनों ए और बी थ्री से डिवाइड हो रहे हैं तो जो हमने स्टार्टिंग में अजम्पशन लिया था
कि इन दोनों नंबर्स का ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। पहले हमने इन्हें कोप्राइम माना है, लेकिन जब ए और बी का एक कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों नंबर्स कॉमन कोप्राइम नहीं है। अगर ये दोनों नंबर कोप्राइम नहीं है तो जो इनिशियल स्टेज में हमने एक अजम्पशन लिया था कि √3 इज इक्वल टू ए बाई बी, ये assumption हमारा गलत हो गया है। अगर √3 इज इक्वल टू ए बाई बी हमारा गलत हो गया, यानी कि √3 एक रेशनल नंबर नहीं है, तो अगर √3 रेशनल नंबर नहीं है तो √3 के रेशनल नंबर है, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। तो हम चाहें तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our incorrect assumption that √3 is rational। तो अगर √3 रेशनल नहीं है तो √3 क्या है? सो वी कैन कंक्लूड दैट √3 इज इरेशनल। ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव कर दी है। इसी तरह के क्वेश्चंस पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.2 हमारे पास है। ये भी काफ़ी इजी एक्सरसाइज होगी अगर हमें ये एग्जांपल समझ में आ गया तो। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अगर √5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, लेट अज्यूम √5 इज रेशनल और √5 रेशनल है, तो हम इसे therefore हम इसे a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b co-primes एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम इसे रीअरेंज करें और √5 को b से मल्टीप्लाई करके a को इधर लिखा जाए और स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करें तो हम देखेंगे b² और 5 √5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू a²। अगर हम फिर से देखें तो b² इज इक्वल टू a² बाई 5। जैसा कि हमें पता है कि अगर a² 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड होगा, यानी कि जो लाइन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ऊपर लिखी थी वही लाइन हम यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। a² and a are divisible by 5, so putting a is equal to 5 के, अगर हम a इज इक्वल टू 5 के रखते हैं और ऊपर इक्वेशन में हम इसे पुट कर देते हैं तो p² इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, p² इज इक्वल टू 25 k² बाई 5। अगर हम इसे लिखें तो p² डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू k²। अगेन b² एंड b डिविजिबल बाई 5। इनिशियली हमने माना था कि a एंड b को प्राइम्स, यानी कि इन दोनों का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि b का और a का एक कॉमन फैक्टर 5 यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, यानी कि हमने जो इनिशियली माना था वो चीज़ गलत थी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए और बी को प्राइम्स नहीं है। अगर ए और बी को प्राइम्स नहीं है तो √3 इज नॉट इक्वल टू ए बाई बी। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम वापस से यही स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our incorrect assumption that √3 की जगह √5 is rational, so we can conclude that √5 is irrational। तो ये स्टेटमेंट हम एंड में लिख देंगे और हमारा ये क्वेश्चन इसी के साथ
पूरा होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें प्रूव करना है 3 + 2√5 इज इरेशनल। 3 + 2√5 इज इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है। अगर हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है तो हम लेट करेंगे कि 3 + 2√5 इज रेशनल। हमारा इसे एज्यूम करने से 3 + 2√5 a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर a and b आर co-primes, p not equal to 0। यहाँ तक तो हमने हर क्वेश्चन में अभी तक सेम किया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हमें इसे रीअरेंज करना होगा। 2√5 को अगर हम यही लिखा रहने दें a/b, और 3 को अगर हम इधर लाएं तो माइनस हो जाएगा। अगेन √5 को इधर अकेला रहने देते हैं, a/b -3, और जब 2 इधर आएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि a और b हमने इंटीजर माने और रेशनल है, यानी कि जो पूरा इक्वेशन के RHS साइड में लिखा हुआ है ये रेशनल होगा। इसे एक बार और समझाता हूँ। 1/2 मल्टीप्लाई टू a/b - 3 एक रेशनल नंबर है। हमने a/b को भी एक रेशनल नंबर माना है और 1/2 भी एक रेशनल नंबर, यानी कि पूरा ब्लॉक जो है रेशनल नंबर होगा। लेकिन हम ऑलरेडी जानते हैं, एज वी नो दैट √5 इज इरेशनल। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में ही प्रूव किया है। यहाँ पे मैंने गलती से √3 लिख दिया है, यहाँ पर √5 आएगा। एज वी नो दैट √5 इज इरेशनल, तो कोई इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है? यानी कि हमारा जो अजम्पशन था वो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गया है। तो कॉन्ट्राडिक्शन की कंडीशन जब राइज हो गई है, इससे पता चलता है कि हमारा अजम्पशन जो था वो गलत था। यानी कि अगर हमने शुरुआत में 3 + 2√5 को a/b के बराबर माना था तो हमने यहाँ पे गलती की थी। इस कॉन्ट्राडिक्शन के कारण ये प्रूव होता है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर है। अगर ये एक एग्जाम्पल और 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूव कर चुके हैं तो 6 + √2 भी इरेशनल प्रूव किया जा सकता है। यानी कि दोनों क्वेश्चन सेम है। इसी तरह से आपको 6 + √2 को a = b मानकर सॉल्व करना होगा। लेकिन इसी थर्ड क्वेश्चन का नंबर 1 क्वेश्चन और नंबर 2 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है √2, तो इसे हम करके देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन का 3 था। अभी मैं थर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूँ। 1/√2 को हमें रेशनल इरेशनल प्रूफ करना है, तो वही हम लेट करेंगे। 1/√2 इज a/b, where a and b are co-prime number। a b co-prime है, b is not equal to 0। अगर हम इसे रीअरेंज करें रेसिप्रोकल करके तो √2 बराबर b/a बनता है। अब a/b अगर रेशनल है तो b/a भी रेशनल होगा, यानी कि ये भी रेशनल ही होगा। लेकिन हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अगर √2 इरेशनल नंबर है तो ये रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों राइज हुआ? क्योंकि हमने 1/√2 को
ए बाई बी की फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया था, जो कि हमारा असम्पशन गलत प्रूव करता है, यानी कि 1/√2 इज इरेशनल। ये इजी क्वेश्चन था, सिर्फ देखने में थोड़ा सा अलग था। अब हम इसका अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला जो है 7√5, अगेन इजी क्वेश्चन है। लेट 7 into √5 is rational, which means 7√5 a by b के बराबर होगा। ए बी यहाँ पे को प्राइम्स है एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। अगर हम थोड़ा सा इसे सॉल्व करें तो √5 इज इक्वल टू a/7b बन रहा है। ए और बी रेशनल नंबर है और 7 एक रेशनल नंबर है, यानी कि ये जो पूरा ब्लॉक होगा, ये एक रेशनल नंबर का ब्लॉक है। ये पूरा रेशनल नंबर का एक ब्लॉक है इस साइड आरएचएस में। तो एलएचएस में जो लिखा हुआ है ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि √5 इरेशनल, तो एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? क्योंकि हमने इनिशियली कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ क्योंकि हमने इनिशियली 7√5 को ए बाई बी के इक्विवेलेंट मान लिया था, जो कि गलत था। अगर हमारा अजम्पशन गलत था तो 7√5 रेशनल ना होके इरेशनल है, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में आपका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने 3 लेक्चर्स देखे हैं। पहले लेक्चर में कंसेप्ट थे, कुछ एग्जाम्पल थे, फर्स्ट और सेकंड। पहले लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे हमने। सेकंड लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 की और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 आज हमने की है, और आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो फिनिश हो गया। इसी तरह से अगर आपको आगे भी मैथ्स पढ़नी है तो आप ये बुक पूरी मेरे साथ कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आपको इसी प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल भी देखने को मिलेगा। थैंक यू।